बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द वैल्यूएशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बैलेंस शीट में उसकी राइट साइड पे जब लाइबिलिटीज़ इनलिस्ट की थी तो उसमें हमने एक चीज़ बॉन्ड भी लिखी थी, जिससे उस वक़्त हमने इसके बारे में ये बताया था कि ये भी एक फ़ंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक सोर्स है फ़ंड रेजिंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, एक रिसोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। रिसोर्सेज ऑफ फंड बेसिकली आपके एसेट्स होते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए, और वो एसेट्स आप कहाँ से बनाते हैं, वो सोर्सेज से बनाते हैं। वो सोर्सेज दो किस्म के होते हैं, एक लाइबिलिटी होती है, एक इक्विटी होती है, और ये हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लाइबिलिटी का एक पार्ट है बॉन्ड, उसको डिस्कस करेंगे। आप सब ने डेली रूटीन में श्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड का मुख्तलिफ जगहों पे ज़िक्र सुना होगा, लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि ये बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं, इनको किस तरह एक्सरसाइज किया जाता है, इनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर में ये देखेंगे कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ये किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं इन्वेस्टर के लिए और किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं कंपनी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर से, बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर से। बॉन्ड इज़ ए लॉन्ग टर्म डेट और promissory note, usually have a life of 10 years or more, issued by the borrower, promising to pay its holder a predetermined and fixed amount of interest per year and the face value of the bond at maturity। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बॉन्ड चूँकि लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट है, जिसकी आम तौर पे लाइफ 10 साल या उससे ज़्यादा होती है। अमूमन ज़रूरी नहीं 10 साल हो, लेकिन अमूमन ये होती है। ये बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट की शक्ल में, जैसे कि आप समझ लें कि एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर एक कंपनी जो कि आपसे उधार ले रही होती है, जो बारोअर होता है, वो आपसे ये प्रॉमिस करता है कि जो इसकी फ़ेस वैल्यू है वो आपको एक मुकर्रर टाइम के बाद वापस करेगा, और उस मुकर्रर टाइम तक आपको हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेगा उस फेस वैल्यू के ऊपर। तो इस चीज़ को हम बेसिकली बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ़ंड रेजिंग के लिए कंपनी बॉन्ड क्यों इशू करती है। वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से, वो भी तो लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, तो बॉन्ड क्यों इशू किए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बॉन्ड बेसिकली अनसिक्योर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अनसिक्योर्ड होते हैं। जबकि अगर आप इसके बरक्स अगर आप बैंक से लोन लें तो वो आपसे कोई ना कोई चीज़ भी गिरवी रखते हैं और उनकी लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। ऑल्दो बॉन्ड के अंदर भी होती हैं, लेकिन वो बैंक लोन की निस्बत कुछ उनके अंदर लीनियंसी पाई जाती है, मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस लूज़ होती हैं, नरम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक लोन। और दूसरा, ये फ़ंड रेजिंग का सबसे आसान तरीका है। बैंक लोन बाज़ों का आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आप दूसरे फ़ंड रेजिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो फ़ंड रेजिंग का ये सबसे आसान तरीका है और स्पीडी तरीका है, जिसमें आप फ़ंड इजीली रेज़ कर सकते हैं और जनरल पब्लिक से रेज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ जनरल पब्लिक से, बल्कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज़ होती हैं, वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके बॉन्ड ले सकते हैं। मतलब वो अपने बिज़नेस की गर्ज से, अपना प्रॉफिट कमाने की गर्ज से। मतलब बॉन्ड का परचेज़र कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक एंड यूज़र हो या वो एक आम सा इन्वेस्टर हो। वो कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, वो भी प्रॉफिट कमाने की गर्ज से आपके बॉन्ड ख़रीद सकती है। बॉन्ड मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं और हर एक टाइप के बॉन्ड की अपनी खसूसियात होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बॉन्ड की क्या क्या टाइप्स होती हैं और किस किस टाइप की क्या क्या खसूसियात होती हैं, और कौन कौन सी टाइप किस किस तरह से इन्वेस्टर के लिए या कंपनी के लिए बेनिफिशियल होती है। बॉन्ड्स की आम तौर पे काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं। हमारी कोर्स बुक में ये 5 टाइप्स डिफ़ाइन की गई हैं, तो हम इन्हीं को लेके चलते हैं। जिनमें सबसे पहले हैं डिबेंचर्स, उसके बाद सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स,
मॉर्गेज बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो बॉन्ड की सबसे पहली टाइप है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेसिकली अनसिक्योर्ड टाइप बॉन्ड होते हैं। इनको अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बैक पे किसी भी किस्म का कोई एसेट नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई एसेट, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवाई जाती इन बॉन्ड्स के इशू करते वक्त। तो इसलिए इनको अनसिक्योर्ड कहा जाता है कि मतलब इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो आपका कंपनी के किसी भी स्पेसिफिक एसेट पे क्लेम नहीं होता कि ये एसेट जब बिकेगा तो मेरा कर्ज़ा पहले उतारा जाएगा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। इसीलिए तो ऐसा बॉन्ड लेते वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है इन्वेस्टर का वो होता है अर्निंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कितना अच्छा कमाती है। जाहिर है ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा, ऐसी कंपनी के अनसिक्योर्ड बॉन्ड कौन लेगा कि जिस कंपनी की अर्निंग अच्छी ना हो। जाहिर है अगर मैंने किसी जगह पे पैसे लगाने हैं, मैंने अगर किसी कंपनी को पैसे उधार देने हैं, तो मैं दो चीज़ें देखूंगा। या तो वो जो कंपनी मुझसे उधार ले रही है वो मुझे कोई चीज़ गिरवी रखवा रही है कि नहीं, कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को तो सेफ पहले करूंगा कि इन केस अगर वो मेरा उधार डूबता है तो मैं वो एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूँ। लेकिन जब वो एसेट भी नहीं रखवा रही तो उसके बाद जो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी किसी भी बंदे को या किसी भी कंपनी को उधार देने से पहले, वो उसकी अर्निंग एबिलिटी होती है कि वो कितना कमाती है कंपनी। वो मुझे पता चलेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कि वो कंपनी कितना कमाती है, कि मैं जो उधार दे रहा हूँ मुझे वापस भी मिलेगा कि नहीं, या जो प्रॉमिस मुझे किया जा रहा है इंटरेस्ट वो मुझे मिलेगा भी सही कि नहीं। इसी वजह से इन डिबेंचर्स को हम रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली ये रिस्की टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, वो भी एक टाइप है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जिनकी बैक पे कोई ना कोई एसेट होता है, कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखवाया जाता है, लेकिन इनकी बैक पे कोई एसेट नहीं होता, इसलिए इनको हम रिस्की एसेट्स कहते हैं, इनको हम रिस्की बॉन्ड्स कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो हर वो इन्वेस्टर जो ये बॉन्ड लेने पर राज़ी होता है वो इसी शर्त पे राज़ी होता है कि उसको रिटर्न आम रूटीन के मार्केट रिटर्न से ज़्यादा ऑफ़र किया जाए। जाहिर है अगर मार्केट में उसको किसी चीज़ के ऊपर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो आपके अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्यों ख़रीदेगा। वो एक ही शर्त पे ख़रीदेगा जब उसको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न से मुराद है इंटरेस्ट, कि जो आप उसको मंथली एनुअली जो भी आप उसको इंटरेस्ट देंगे उसका रेट मार्केट रेट से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उसको ये इन्वेस्टमेंट ये उसको बेनिफिशियल लगे। लेट्स सपोज अगर मार्केट में उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसके ऊपर अगर उसको 8% मिल रहा है तो आपको इन डिबेंचर्स के ऊपर कम से कम 10 to 11% उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं ये जितने ही रिस्की होते हैं इन्वेस्टर के लिए उतने ही बेनिफिशियल होते हैं फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को इस किस्म का उधार लेने के लिए अपना कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखवाना पड़ता, उनको किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो इसलिए ये उनके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। ऑल्दो इसके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, वो उसकी अर्निंग अच्छी है, वो अपने उधार टाइम पे उतार देती है, तो ऐसी कंपनी के लिए इन डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेजिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई मुश्किल बात नहीं होती, वो इजीली कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड्स की सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स। बेसिकली ये डिबेंचर्स ही होते हैं जो कि आप मल्टीपल टाइम कोई भी फर्म एक से ज़्यादा दफ़ा डिबेंचर इशू कर सकती है फ़ंड रेजिंग के लिए। मतलब आज अगर किसी कंपनी को फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ी तो उसने कुछ डिबेंचर्स इशू किए, अनसिक्योर्ड बॉन्ड मतलब इशू किए, उसने लेट्स सपोज 10 मिलियन का फ़ंड वहाँ से रेस कर लिया, उसको 2 साल के बाद फिर ज़रूरत पड़ी, उसने फिर डिबेंचर इशू किए। तो वो जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब डिबेंचर इशू करते हैं इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स। अब इनको हम सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिबेंचर पहले इशू किए जाते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है
उधार उतारते वक्त। जो बाद में इशू किए जाते हैं वो मतलब उनकी प्रायोरिटी उनके बाद आती है। इसका मतलब ये है कि जब ये डिबेंचर्स जो भी फर्म इशू करती है वो इनकी एक हायरार्की बनाती है। सबसे टॉप पे वो आते हैं जो सबसे पहले इशू किए गए होते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। और ये हायरार्की इसलिए बनाई जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, इंसॉल्वेंसी की तरफ जाती है, मतलब कंपनी खुदा ना खास्ता दिवालिया अगर होती है, तो इनके क्लेम इसी ऑर्डर में दिए जाएंगे। मतलब जिनसे पहले उधार लिया गया है, पहले उनका उधार उतारा जाएगा, उसके बाद सेकंड वालों का, उसके बाद थर्ड वालों का। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो सबसे पहले जो उसके सिक्योर्ड डेट्स होते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई एसेट रखा गया होता है, गिरवी रखा गया होता है, डेफिनेटली उस बंदे ने, उस कंपनी ने आके सबसे पहले उस एसेट पे कब्ज़ा करना है, तो वो अपना एसेट उसको बेचेंगे और अपना उधार उतारेंगे। उसके बाद जो पीछे बचेंगे उस कंपनी के क्रेडिटर्स जिन्होंने उसको उधार दिया होगा, जिनके पास डिबेंचर्स होंगे, तो वो अपनी हायरार्की के हिसाब से, जो कि सबसे पहले जो अनसबॉर्डिनेटेड डिबेंचर्स होंगे, जो सबसे ऊपर वाले होंगे, जिनसे हमने सबसे पहले उधार लिया होगा, सबसे पहले उनका उधार उतारा जाएगा। फिर सबॉर्डिनेटेड डिबेंचर्स का जो उसके बाद आ रहे होंगे उनका उतारा जाएगा। अब चलते हैं बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है मॉर्गेज बॉन्ड्स। इनको हम बेसिकली सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, मॉर्गेज बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड इशू करते वक्त कोई ना कोई चीज़ को मॉर्गेज करना पड़ता है, कोई ना कोई एसेट को गिरवी रखवाना पड़ता है। मतलब ऐसा बॉन्ड जो कि सिक्योर्ड बाय ए लीन ऑन रियल प्रॉपर्टी। लीन मतलब राइट आपका, ठीक है। एक ऐसा एसेट जिसके अगेंस्ट आपने किसी को उधार दिया है और वो आपके पास गिरवी पड़ा, तो उसके ऊपर आपका हक होता है उस एसेट के ऊपर कि आप ज़रूरत पड़ने पे उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उस राइट को बेसिकली लीन कहते हैं, सिक्योर्ड बाय ए लीन ऑन रियल प्रॉपर्टी। जो मॉर्गेज बॉन्ड्स होते हैं वो बैक्ड बाय रियल प्रॉपर्टी होते हैं। तो अमूमन आम तौर पे जो इसके साथ जो प्रॉपर्टी मुंसलिक की जाती है उसकी वैल्यू बॉन्ड से ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लाइन भी कर सकती है। हो सकता है उस बॉन्ड की बैक पे जो एसेट रखा गया है वो कोई गाड़ी हो सकती है। हो सकता है अपनी गाड़ी गिरवी रखवा के किसी बंदे ने ये बॉन्ड इशू किए हों, तो गाड़ी की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएट होती है। तो इसीलिए ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी, गाड़ी की कोई भी एसेट हो सकता है जिसकी वैल्यू आपको शक व शुबा हो कि आने वाले टाइम में डिक्लाइन कर सकती है। तो इसलिए अमूमन जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है बॉन्ड की वैल्यू से। ये बेसिकली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है टू द बॉन्ड होल्डर कि अगर खुदा न खास्ता उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लाइन करती है, अगर करती भी है, तो एट लीस्ट उसके उधार दिए गए पैसे वहाँ से निकल आए वापस। इस किस्म के बॉन्ड के इशू करने में एक साथ एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम बॉन्ड ट्रस्टी कहते हैं। वो आम तौर पे बैंक्स होते हैं, वैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लेकिन आम तौर पे बैंक्स ये काम करते हैं कि वो कंपनी जो बॉन्ड इशूअर होती है, जो बारोअर होती है, और वो इन्वेस्टर जो कि बॉन्ड लेने वाला होता है, जो कि लेंडर होता है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड का जो एग्रीमेंट करवाते हैं उसको हम बेसिकली बॉन्ड ट्रस्टी कहते हैं, जो कि ज़िम्मेदारी लेता है इस चीज़ की कि कंपनी आपके पैसे नहीं डुबोएगी, वो कंपनी आपको टाइम पे आपके पैसे वापस करेगी। इन केस अगर कंपनी वापस नहीं करती तो मैं एज ए बॉन्ड ट्रस्टी, मतलब बैंक इस चीज़ की गारंटी देता है कि मैं एज ए बॉन्ड ट्रस्टी उसका वो एसेट सेल करके आपको पैसे दूंगा, जो एसेट वो आपके पास गिरवी रखवा रही है। इसका मतलब जो बॉन्ड ट्रस्टी होता है उसके पास राइट होता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, जो प्रॉपर्टी किसी भी बॉन्ड के अगेंस्ट मॉर्गेज की जाती है। और अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद भी बॉन्ड की रकम पूरी नहीं हो रही, इस मतलब कि
लेट्स सपोज किसी कंपनी ने 10 मिलियन के बॉन्ड लिए और उसके अगेंस्ट उसको 12 या 15 मिलियन की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बेची तो उस वक़्त उसकी वैल्यू 8 मिलियन थी। इसका मतलब 2 मिलियन उसका रह गया। उस प्रॉपर्टी ने उसके बॉन्ड की वैल्यू पूरी नहीं की, तो जो बाकी अमाउंट उसकी बच जाती है उस अमाउंट की रिकवरी के लिए वो मतलब जो क्रेडिटर होता है वो आम जनरल क्रेडिटर्स की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। मतलब कि जो कि जनरल क्रेडिटर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनके बारे में रूल ये है कि जब भी कंपनी दिवालिया होगी तो उनका किसी स्पेसिफ़िक एसेट पे कोई राइट नहीं होता। कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे और उनसे उनका कर्ज़ा उतारा जाएगा जितना भी उनका बना। ज़रूरी नहीं कि पूरा उतरे, हो सकता है 20% 50% उनका रह जाए, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसी तरीके से जो मॉर्टगेज बॉन्ड होल्डर होते हैं, अगर वो, चूँकि उनका तो किसी न किसी एसेट पे राइट भी होता है, तो जब कंपनी दिवालिया होती है और वो वाला कंसर्न एसेट बेच के भी अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो वो आम जनरल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं फर्दर के। उसके बाद जो बाकी के एसेट रह गए हैं, ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज किसी भी बंदे ने कोई बॉन्ड लिया, मॉर्टगेज बॉन्ड, और उसके बैक पे कोई ना कोई व्हीकल था। वो व्हीकल बेचने के बाद भी उसके बॉन्ड की प्राइस पूरी नहीं हुई, तो उसने कहा जी अब इस कंपनी का सेकंड व्हीकल भी बेचें, मेरे पैसे पूरे करें। ऐसा नहीं होगा। बाकी सारे एसेट जब बेचे जाएंगे तो जैसे बाकी तमाम क्रेडिटर्स को हिस्सा मिलेगा, इसको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। इसको उन बाकी एसेट्स में कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी मॉर्टगेज बॉन्ड का जो इसको फ़ायदा था वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुका होता है। बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप है यूरो बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि मतलब होते किसी कंट्री के हैं और इशू किसी और कंट्री में किए जाते हैं। मतलब इशूड इन ए कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द वन इन विच द करेंसी ऑफ द बॉन्ड इज़ डिनोमिनेटेड। मतलब कि हो सकता है ये किसी अमेरिकन कंपनी के बॉन्ड हों और ये यूरोप में या एशिया में इशू किए जाएं। मतलब कोई भी अमेरिकन कंपनी अमेरिका के अलावा किसी दूसरे कंट्री से भी फ़ंड रेज़ कर सकती है, तो वो जब किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़न से या किसी कंपनी से फ़ंड रेज़ करती है थ्रू बॉन्ड्स, वो जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनको हम कहते हैं यूरो बॉन्ड्स। इस किस्म के बॉन्ड की फेस वैल्यू और इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो उसके होम कंट्री की करेंसी में होती है। होम कंट्री से मुराद जिस कंट्री की वो कंपनी होती है वो उसी करेंसी में पेमेंट करती है। लेट्स सपोज अगर किसी अमेरिकन कंपनी ने यूरोप में या एशिया में बॉन्ड इशू किए हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो यूरोप वालों को पाउंड्स में या एशिया वालों को रुपीज़ या टका, जो भी उनकी करेंसी है, उसमें उनको पेमेंट करे। वो अपने होम कंट्री की करेंसी में, के मतलब अगर अमेरिकन कंपनी है तो वो डॉलर्स में पेमेंट करेगी इनको, और ऑन मैच्योरिटी जब उनको पैसे वापस करेगी फेस वैल्यू के, वो भी डॉलर्स में ही होंगे। इस किस्म के बॉन्ड्स की पेमेंट तो डॉलर्स में की जाती है, लेकिन इस किस्म के बॉन्ड अपने कंट्री के सिटीजन्स को इशू नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बॉन्ड जो कि आपने किसी और कंट्री में इशू किए हैं या करने हैं, ऐसे बॉन्ड्स आप अपने कंट्री में सेल नहीं कर सकते। अपने कंट्री में सेल करने के लिए आपको बॉन्ड की दूसरी टाइप्स की तरफ जाना पड़ता है, लाइक डिबेंचर्स हो गया, मॉर्टगेज बॉन्ड्स हो गया। अब ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि अपने कंट्री में इशू क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें कंपनी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अपने कंट्री में जब भी आप बॉन्ड इशू करते हैं तो आपको हर कंट्री में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होती है उसके रूल फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको अपनी कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन उस बॉन्ड के साथ कंसर्न इन्वेस्टर को देनी पड़ती है, जबकि यूरो बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता।
उसमें उसमें आपके ऊपर किसी किस्म के कोई रूल्स रेगुलेशंस SEC के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नहीं लगते। इसीलिए ये जो यूरो बॉन्ड्स होते हैं ये बारोअर के लिए, मतलब जो कंसर्न कंपनी होती है उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब कंपनीज़ की कोशिश होती है कि वो आउटसाइड द बॉर्डर जाके भी वहाँ से फ़ंड रेज़ करें और थ्रू बॉन्ड्स करें। एक तो उसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं होती या कम होती हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब अपने कंट्री में इशू करेंगे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपनी कंपनी का, कि उनकी कंपनी क्या करती है, कितना कमाती है, कितना डिविडेंड देती है, ईच एंड एवरीथिंग। जबकि बाहर के इन्वेस्टर को वो कम इन्फॉर्मेशन दे के भी या गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी वहाँ से फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये ऐसे भी बेनिफिशियल होते हैं बारोवर के लिए कि इनकी इशूइंग स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है। मतलब अपने कंट्री में तो इशू करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसलिए मतलब उसका जो एक फॉर्मल प्रोसीजर है वो टाइम टेकिंग है। जबकि अक्रॉस द बॉर्डर इस चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप है कन्वर्टेबल बॉन्ड। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब इनको आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं एट ए प्री स्पेसिफाइड प्राइस। प्री स्पेसिफाइड मतलब प्राइस पहले से मेंशन्ड होती है। जब आप बॉन्ड लेते हैं उसके ऊपर पहले से प्राइस मेंशन्ड होती है कि अगर आप इसको स्टॉक में कन्वर्ट करवाएंगे तो इस प्राइस पे करवाएंगे। मतलब कभी कभार कंपनीज जब बॉन्ड इशू करती हैं तो उसके अंदर ये एक ऑप्शन दे देती हैं बॉन्ड होल्डर को कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या आप हमसे उस बॉन्ड को मैच्योर करवा लें, उसकी फेस वैल्यू वापस ले लें, या उतनी ही अमाउंट के हमसे शेयर परचेज़ कर लें। मतलब हमारे साथ आप पार्टनरशिप में आ जाएं, आप उसके शेयर्स लेके उसके ओनर बन जाएं कंपनी के, अभी तक आप उसके क्रेडिटर्स से। तो ऐसी सूरत हाल में जब उस बॉन्ड की मैच्योरिटी आती है तो इन्वेस्टर को ये देखना पड़ता है कि उस फर्म के शेयर की वैल्यू क्या है मार्केट में। अगर तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है उस अमाउंट से जिस अमाउंट पे उसको शेयर मिल रहा है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो शेयर ले ले और बॉन्ड को मैच्योर ना करवाए। मतलब बॉन्ड की फेस वैल्यू वापस ना ले और उसके बरअक्स शेयर ले ले, ताकि वो शेयर कल को अगर वो मार्केट में बेचेगा तो ज़्यादा रेट पे बिकेंगे और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 रुपये का बॉन्ड था किसी कंपनी का और 10 साल बाद आज वो मैच्योर हो गया और आज आपको वो 1000 रुपये वापस मिलने हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि या आप 1000 रुपये ले लें या आप 20 रुपये के हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लें। मतलब 20 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के शेयर आप परचेज़ कर लें। तो जब आपने मार्केट सर्वे किया तो आपको पता चला कि कंपनी के शेयर का रेट मार्केट में तो 22 रुपये है या 23 रुपये है। इससे आपको पता चला कि अगर मैं ऐसे बॉन्ड वापस करूंगा और 1000 रुपया ले लूँगा तो मुझे इसमें नुकसान है, बजाय ये करने के मैं 20 रुपये के हिसाब से शेयर लेके मार्केट में 22 का 23 का उसको फ़रोख्त कर दूं, या फिर उसको अपने पास रख लूं कि ताकि कल को जब रेट मज़ीद ऊपर जाए तो मैं फिर उसको सेल कर लूं, मैं इस चीज़ से ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है बेसिकली कुछ बॉन्ड्स में। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और ये ऑप्शन हर बॉन्ड में नहीं होता, ये कुछ बॉन्ड्स में होता है और ये एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी बता देती है ये ऑप्शन, और ये उसका जो रेट होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, वो बॉन्ड के ऊपर लिखा गया होता है कि इस रेट पे आपको मिलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा हो सकता है ऐसा भी हो कि मार्केट में इसका रेट कम हो और बॉन्ड के ऊपर जो आपको रेट दिया गया है वो रेट ज़्यादा हो। मतलब कंपनी के जो शेयर प्राइसिंग होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब वो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर बेस कर रहे होते हैं। मतलब हो सकता है कंपनी ने जो आपको प्रॉमिस किया था 20 रुपये का शेयर, उस टाइम जब आपने बॉन्ड मैच्योर करवाना था उस टाइम उस शेयर की प्राइस 18 रुपये पे आई हुई हो मार्केट में। तो ऐसी सूरत हाल में आपको बॉन्ड कन्वर्ट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर ये होता है कि आप अपना बॉन्ड मैच्योर करवाएं और अपना 1000 रुपये वापस लेके किसी और जगह इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारी बॉन्ड की टाइप्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि बॉन्ड क्या होता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस किस किस्म के बॉन्ड्स होते हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ।